हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। अभी रिसेंटली कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि इफ मैं नेशनल हेराल्ड केस के बारे में अगर कुछ बोल सकूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि न्यूज़ के ऊपर दिन भर वही चल रहा है, हर जगह प्रिंट मीडिया और हर जगह सोशल मीडिया और सारी कुछ जगहों पे सड़क के ऊपर लोग ये सब कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये नेशनल हेराल्ड घोटाला है क्या? तो मैंने सोचा ठीक है, ये मैं पहले खुद थोड़ा एनालिसिस कर लेता हूँ, थोड़ी स्टडी कर लेता हूँ एग्जैक्टली इसमें इशू क्या है, और आई ट्राई टू पुट ऑल द थिंग्स वेरी सिंपल लैंग्वेज और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। मैंने एक फ्लो चार्ट पीछे बनाकर रखा हुआ है। सो पहले मैं बताता हूँ नेशनल हेराल्ड है क्या। तो बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, इंडिया के भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने 1938 में, ऑफ कोर्स मतलब आजादी के पहले 1938 में उन्होंने, उनका एक ब्रेन चाइल्ड, मतलब उनके दिमाग से एक आइडिया निकला कि एक प्रिंट मीडिया को पेपर चालू करना चाहिए। इनफैक्ट 3 पेपर उन्होंने स्टार्ट किए, इंक्लूडिंग उनके साथ में करीब 5,000 फ्रीडम फाइटर थे, वो भी इसमें सारा काम कर रहे थे, और उनके पास, इन सारे लोगों के पास इसकी शेयर होल्डिंग थी और यही इस अखबार को चला रहे थे। तो अखबार के नाम थे, हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज, और इंग्लिश में था नेशनल हेराल्ड। अब 1938 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और अखबार निकलने चालू हुए, थिंग्स वे गोइंग प्रॉपरली और सब कुछ ठीक चलता रहा। उसके बाद सिंस ये अखबार इसको प्रॉपर्टीज और इस टाइप की जमीन और इस टाइप की लीज के ऊपर बहुत सारी जगहों पे मिली, और इन्होंने बहुत अलग अलग शहरों से, भोपाल, लखनऊ, बॉम्बे, बहुत सारी जगहों से, और इस कंपनी का नाम था एजेएल, एसोसिएट जनरल लिमिटेड। उसके बाद इन्होंने, इनका अखबार कुछ अराउंड लेट 90s और अर्ली 2000s में थोड़ा लॉस पे जाने लगा। फिर कांग्रेस पार्टी आती है यहाँ पर, और कांग्रेस पार्टी, फ्लो चार्ट में आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। देखिए, कांग्रेस मतलब कि जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ 5,000 फ्रीडम फाइटर्स ने मिलकर ये अखबार चालू किया एजेएल के थ्रू। ये कंपनी 1937 में बनी थी। उसके बाद अराउंड 2008 और 9 के आसपास, 2007 में कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन एजेएल को दिया। उसके बाद कंपनी ने, एजेएल जो थी, उन्होंने ये बोला कि हम ये लोन रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे। उस लोन रीपेमेंट न करने के उसमें 2010 में एक यंग इंडिया, कांग्रेस ने एक एनजीओ बनाया था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यंग इंडिया। इस यंग इंडिया के थ्रू इनके साथ जो एजेएल था, उसके साथ उन लोगों ने ये सेटलमेंट किया कि 90 करोड़ के लोन के अगेंस्ट, जो कि 90 करोड़ का लोन कांग्रेस के पार्टी फंड से दिया गया था। ये बात नोटिस करने की है कि कांग्रेस के पार्टी फंड से जो 90 करोड़ रुपए यहां पर इस एजेएल को दिए गए थे, यंग इंडिया के साथ उस डीलिंग में जो बातें हुई, उसमें ये हुआ 2011 में याद करिएगा कि देश में किसकी गवर्नमेंट थी? देश में यूपीए की गवर्नमेंट थी, मतलब कांग्रेस और उनके अलायंस की गवर्नमेंट थी। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे। एनीवेज, तो इन लोगों ने जो डील की उसमें यह था कि यंग इंडिया को, आप जो सेटलमेंट अमाउंट हो, मान लीजिए जब आपने बैंक से भी लोन लिया तो आपको एक, अगर आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक सेटलमेंट अमाउंट मिलता है कि जो आपको अमाउंट आप पे करते हैं तो आप डेप्ट फ्री हो जाएंगे। अब नाउ अमेजिंगली 90 करोड़ का लोन था, उसमें से 50 lakhs प्लस ऑल शेयर्स एंड द प्रॉपर्टीज, वो सब उनको यंग इंडिया के नाम पे ट्रांसफर करना था। इसमें यंग इंडिया में जो 76% शेयर है, 38% शेयर्स, वो है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नाम पे। यहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिख के रखा है, लेकिन ये ओपन एंड शट केस है, ईडी का अभी सारा कुछ चल रहा है, तो हम सबको पता ही है। तो बेसिकली 90 करोड़ का लोन देकर, 50 लाख का सेटलमेंट दिखाकर, उनके सारे शेयर्स लेकर और सारी प्रॉपर्टीज नाम हो गई यंग इंडिया के नाम पर। ये यंग इंडिया एनजीओ है, ये नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकता। अब इसमें घोटाला कहां पे हुआ? इसमें घोटाला ये हुआ
कि सबसे पहला घोटाला ये कि एक तो 90 करोड़ का आपने लेन देन किस बेस पे किया। आई मीन जो भारत का इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी थर्ड पार्टी को लोन देना या पैसे उधार पे देना और इस टाइप की चीजें नहीं कर सकती। ये पहला एक घोटाला था, क्योंकि इन्होंने को ये कुछ हवाला या इस टाइप का कुछ जो मनी लॉन्ड्रिंग जो बोलते हैं उसका ईडी को एक डाउट है। दूसरा, सिर्फ 90 करोड़ में आप अंदाज लगाइए, सिर्फ 90 करोड़ में जो पेपर छापने के लिए जो जगह, जो मिल्कियत, जो प्रॉपर्टीज इस एजेएल को मिली हुई थी, वो स्ट्रेट अवे सारी ओनरशिप जो वो टर्न आउट हो गई यंग इंडिया की तरफ, जिसके जो मेन शेयर होल्डर है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। और इन जो प्रॉपर्टीज की कीमत है आज की डेट में मार्केट में वो 2000 से 2500 करोड़ के आसपास है। मतलब कि 90,000 की एक्चुअल डील हुई, उसके बाद 2000 से 2500 की संपत्ति अंदर आ गई। अभी मैं कुछ उनके कुछ कांग्रेसी नेताओं के स्टेटमेंट मैंने पढ़े और उनके हिसाब से अखबार चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। और आज की डेट में ये फैक्ट है कि प्रिंट मीडिया उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया और जो इंटरनेट और ये सारा कुछ है, तो प्रिंट मीडिया को अपने एग्जिस्टेंस बना के रखने के लिए ऑफकोर्स कुछ और भी करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट और सारा कुछ, तो दैट्स ओके। लेकिन इसमें जो सबसे बेसिक शर्त होती है जो कि गवर्नमेंट और उस पेपर के बीच में होती है, मैंडेटरी शर्त ये होती है कि वो अखबार छपता होना चाहिए। ये आप लोग को जान के बहुत आश्चर्य होगा, ये अखबार छपना 2008 में बंद हो चुका है। मतलब जो वैसे तो 1991 से ही जगह जगह पे ये बंद होना चालू हो चुका था, क्योंकि ये बहुत हैवी लॉस में था, लेकिन ये 2008 में पूरी तरीके से बंद हो गया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीज कैंसिल नहीं की गई, क्योंकि जब अखबार ही नहीं था तो फिर उनके पास वो लीज देने का मतलब क्या था, वो तो कैंसिल हो जाना चाहिए था। लेकिन ये कैंसिल नहीं हुई। वन सेकेंड, यूपीए की गवर्नमेंट थी 2008 में भी, तो इन्होंने इसको बंद नहीं किया। इनफैक्ट 2005 में इनको पंचकुला में एक बहुत बड़ा, जब वो हुडा साहब की सरकार हरियाणा में आई, तो पंचकुला सेक्टर 6 में उनको एक बहुत बड़ी 3500 स्क्वायर फीट की जमीन लीज पे मिली और ये चलता रहा। तो बेसिकली करीब करीब 15 से 20 साल तक अखबार छपा ही नहीं बहुत सारी जगहों पे, लेकिन वहां पे उनके जो ऑफिसेस थे वो चल रहे थे, उनके पास जो पैसे आ रहे थे वो उनको मिल रहे थे। मतलब वो उन्होंने रेंट पे चलाना चालू कर दिया और अलग अलग टाइप की कॉम्प्लेक्स बना के, मतलब लीज में मिली हुई जमीन पे कॉम्प्लेक्स बना के उन्होंने बेच दिया। तो ये सारा जो घोटाला है, मैंने कोशिश की आप लोग को बताने की बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और अगर मुझसे कोई चीज मिस हो गई हो तो मैं खुद भी ये वीडियो देखूंगा और डेफिनेटली मैं कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपनी चीजें ऐड कर दूंगा। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा ये, और थैंक यू सो मच, थैंक्स, बाय। एट द एंड मैं एक दो चीजें और कहना चाहता हूं कि ये घोटाला ओपन कैसे हुए, खुला कैसे। जैसे कि आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो शेयर होल्डर 5000 करीब फ्रीडम फाइटर्स जिनके पास इस एजेएल की शेयर्स थे, और जब 2011 में ट्रांजिशन हुआ, जब एजेएल के सारा जो 90 करोड़ की देनदारी, मतलब उधार के चक्कर में सारी की सारी कंपनी यंग इंडिया के नाम पे, यंग इंडिया लिमिटेड के नाम पे जब ट्रांसफर हो गई, तो इनके जो सारे शेयर थे वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गए यंग इंडिया के। और जो शेयर होल्डर्स थे उनको ये बताया भी नहीं गया। टेक्निकली अगर आप लोगों ने कभी शेयर किया हो, तो अगर आपके पास शेयर्स हैं तो आपको कंपनी के जो भी मीटिंग्स और जो भी अपडेट आते हैं, जो भी अपडेट्स होते हैं, वो आपको जरूर इन्फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया, और अचानक उनको जब पता चला ये वाली चीज कि ऐसा कुछ हुआ और उनके सारे शेयर ट्रांसफर हो चुके हैं किसी और के नाम पे, एक ऐसी कंपनी जो एनजीओ है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 76% की साझेदारी पर है, मतलब सबसे बड़ी जो शेयर है होल्डिंग है इन दो के नाम पर है। उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की, और उसके बाद जब सुब्रमण्यम स्वामी जी जो बीजेपी के एक लीडर है, काफी इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए और भगवान उनको लंबी उम्र दे,
तो इन्होंने उसके बाद एक PIL फाइल की, जिसके ऊपर से फिर ये केस ओपन हुआ। उसके बाद ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों अभी जमानत पे हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है जो भी सच हो जो सच है वो शायद हम सबको पता चल गया है, बस अब वो बाहर आना चाहिए। और शायद मुझे और मुझ जैसे बहुत सारे लोगों को इस बार पहली बार ये उम्मीद हो रही है कि शायद इस बार किसी बड़े लोगों को वाकई में सजा होगी इस टाइप के केसेस में। और क्योंकि ईडी का जो काम करने का तरीका बहुत इंप्रूव्ड हो गया, और इंडिया में जो CBI का तरीका था वो शायद फाइनेंशियल मैटर्स पे उतने ज्यादा कारगर नहीं थे। बट ईडी जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दैट इज सैल्यूट। आई मीन मेरा सैल्यूट उनको, क्योंकि वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और जो भी सच है वो बाहर आना ही चाहिए, जैसा भी हो। दूसरी एक और चीज जो मैं सोच रहा था, ये जो पूरे घोटाले के पीछे जिसने भी ये पटकथा लिखी, जिसने भी ये स्टोरी लिखी, जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखी कि किस तरीके से इस करप्शन को अंजाम देना है, आई मीन उस व्यक्ति ने अगर एक्चुअली देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया होता, उसके बारे में सोचा होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2014 में जो गवर्नमेंट चेंज हुई वो शायद कभी चेंज नहीं होती। अगर इतना दिमाग लगाया होता लोगों की, जनता की, देश की बेटरमेंट के लिए, भलाई के लिए, तो शायद ये जो सत्ता का परिवर्तन हुआ 14 में, और उसके बाद सेम सत्ता फिर सेम पार्टी के पास, बीजेपी NDA के पास फिर से गई, ये ऐसा नहीं होता। तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो मैंने पढ़ा था और जितना मैं आप लोग के सामने रख सकता था, कि इन शॉर्ट कांग्रेस के ही लोगों ने आपस में ही आपस का कर्ज माफ किया, वो भी जो उन्होंने खुद से ही लिया था, विच इज माइंड ब्लोइंग। तो होपफुली the fact will be out soon. Thank you so much. Thanks for watching. Thanks. Bye.